किसी भी चुनाव के नतीजे आप देखिए सिर्फ हार जीत के आंकड़े नहीं होते, वो दरअसल जनता की तरफ से भेजे गए कुछ मौन संकेत होते हैं। आज हम एक विधानसभा क्षेत्र परासिया के जनादेश की गहराई से पड़ताल करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि वहां के मतदाता असल में शासन से चाहते क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले परासिया की जमीन को, वहां की मिट्टी को समझते हैं। ये इलाका मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में है और इसकी पहचान दो चीजों से जुड़ी है, कोयले की खदानें और खेती। आप कह सकते हैं कि यहीं की अर्थव्यवस्था और समाज का पूरा ताना बाना इन्हीं दो धुरियों पर बुना गया है। अब जरा इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पैमाना देखिए। यहाँ कुल मतदाता हैं 2,18,599। हर एक वोट के पीछे एक कहानी है, एक उम्मीद है, एक आकांक्षा है। और ये वो आंकड़ा है जो इस पूरे विश्लेषण को बेहद जरूरी बना देता है। 2023 के चुनाव में जीत का अंतर महज 2,168 वोटों का था। इतना कम फासला साफ बताता है कि यहाँ का जनादेश कितना नाजुक है और कितना अस्थिर। तो ठीक है, अब नतीजों के शोर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन लोगों को समझने की कोशिश करते हैं जिन्होंने ये जनादेश दिया है। परासिया की धड़कन में क्या है, वहां की असल पहचान क्या है, चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। यहाँ की जो सामाजिक बुनावट है वो बहुत दिलचस्प है। देखिए, ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और यहाँ एससी और एसटी आबादी करीबन 45% है। लेकिन यहाँ निर्णायक भूमिका में सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी है, जिनकी आबादी लगभग 55% है। इसका मतलब साफ है, जीत की चाबी उन्हीं के हाथों में है। परासिया के लोगों की रोजी रोटी की गाड़ी 4 पहियों पर चलती है। पहला, खेती, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। दूसरा, कोयला खनन, जो रोजगार तो देता है लेकिन साथ में चिंताएं खिलाता है। तीसरा, छोटे मोटे व्यापार, जो पूरी तरह से खेती और खनन पर ही निर्भर हैं। और इन सब के ऊपर एक बढ़ती हुई चुनौती है, युवा बेरोजगारी। अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं लगभग 30 साल और यहाँ के वोटिंग पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। इससे हमें ये अंदाजा लगेगा कि आज का ये जो तनावपूर्ण राजनीतिक समीकरण है, ये दशकों में आखिर बना कैसे। इस टेबल को ध्यान से देखिए। 1993 से 2003 तक यहाँ बीजेपी का एक तरफा दबदबा था, लेकिन फिर 2008 में कुछ बदला। जीत का अंतर सिमटकर सिर्फ 93 वोटों पर आ गया। इसके बाद कांग्रेस ने यहाँ वापसी की, 2013 और 2018 में जीत भी हासिल की, लेकिन 2023 में मुकाबला फिर से कांटे का हो गया। ये चार्ट उसी कहानी को और भी साफ साफ दिखाता है। जो जीत का अंतर 2018 में 12,000 वोटों से भी ज्यादा था, वो 2023 में धड़ाम से गिरकर सिर्फ 2,000 के करीब रह गया। ये एक बड़ा संकेत है जो बताता है कि राजनीतिक जमीन कितनी तेजी से खिसक रही है। लोकतंत्र में हर नागरिक की आवाज का वजन बराबर होता है और हर आवाज सम्मान और एक उद्देश्य के साथ भविष्य को आकार देती है। सोची समझी भागीदारी का यही सिद्धांत ही तो हमारे संवैधानिक मूल्यों की असली नींव है और परासिया का ये करीबी मुकाबला इसी सिद्धांत को सच साबित करता है। ठीक है, तो ऐतिहासिक आंकड़ों से आगे बढ़कर अब हम मौजूदा चुनावी रणभूमि का विश्लेषण करते हैं। किसी भी पार्टी के लिए यहाँ की ताकत क्या है, कमजोरियां क्या हैं और कौन से बाहरी कारक नतीजों पर असर डाल रहे हैं। अगर कांग्रेस के नजरिए से देखें तो उनकी बड़ी ताकत है अनुसूचित जाति का एक मजबूत वोट बैंक और जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ये बेहद कम अंतर की जीत उन्हें बहुत कमजोर बनाती है और युवाओं तक पहुंचने के लिए उनकी डिजिटल मौजूदगी भी कुछ खास नहीं है। ये एक बड़ी कमजोरी है। अब बाहरी माहौल को देखिए। जमीनी स्तर पर किसानों की नाराजगी एक बड़ा मौका देती है। वहीं विपक्षी दल की ध्रुवीकरण की राजनीति और एक मजबूत राष्ट्रीय कहानी सबसे बड़ी चुनौती है। तो असली सवाल ये है कि स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दों के सामने कैसे प्रभावी ढंग से उठाया जाए। और ये स्थानीय मुद्दे हैं क्या? किसानों को फसल का सही दाम न मिलना, खदानों में नौकरियों को लेकर अनिश्चितता, खराब सड़कें, आती जाती बिजली, पानी की कमी और सरकारी योजनाओं के लाभ में देरी और भ्रष्टाचार की शिकायतें। यही है परासिया के आम लोगों की असली रोजमर्रा की चिंताएं। और इन शिकायतों को सिर्फ सुना नहीं बल्कि डेटा के जरिए मैप भी किया जा सकता है। जैसे एक ग्रीवेंस हीट मैप बनाया जा सकता है। ये साफ साफ दिखा सकता है कि कौन सी समस्या किस गांव या मोहल्ले में सबसे ज्यादा गंभीर है। इससे संसाधनों का सही और एकदम लक्षित इस्तेमाल हो सकता है। तो इन सभी विश्लेषणों और आंकड़ों को मिलाकर आगे का रास्ता क्या है?
एक ऐसी रणनीति कैसे बनाई जाए जो सिर्फ चुनाव न जिताए बल्कि एक सच्चा जन केंद्रित जनादेश हासिल करे? इसकी शुरुआत होती है सही उम्मीदवार के चयन से। यहाँ जरूरत है एक कम्युनिटी बिल्डर की, यानी एक ऐसा समाज निर्माता जो स्थानीय हो, लोगों की बोली भाषा समझता हो और पानी, नौकरी, सुरक्षा जैसे जमीनी मुद्दों पर ध्यान देकर अपने पक्के और दो मन वाले दोनों तरह के वोटरों से जुड़ सके। स्रोत से मिली ये एक पंक्ति कम्युनिटी बिल्डर के किरदार को बहुत खूबसूरती से समझाती है। एक बाहरी प्रगतिशील सोच से प्रभावित स्थानीय व्यक्ति जो महिलाओं, किसानों और युवाओं को अपने साथ जोड़ता है, ऐसा व्यक्ति एक जोड़ने वाली शक्ति के तौर पर काम करता है। और फिर आती है एक अनुशासित कार्य योजना, एक प्लान। पहले 30 दिन सिर्फ लोगों को सुनने और जमीन तैयार करने में, अगले 30 दिन अपनी विश्वसनीयता बनाने में, फिर प्रचार में तेजी लाना और आखिरी 14 दिनों का एक ही काम, हर एक वोटर को पोलिंग बूथ तक पहुंचाना। ये एक चरणबद्ध और सोचा समझा तरीका है। आज के डिजिटल जमाने में लोगों तक पहुंचना आसान हो गया है, लेकिन ये हमेशा भरोसे पर आधारित होना चाहिए। भारत के डेटा गोपनीयता कानून के तहत किसी भी वोटर से जुड़ने के लिए उनकी सहमति और एक सही उद्देश्य होना जरूरी है। उनकी निजी जानकारी का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक ही निष्कर्ष पर लाता है। एक सच्चा जनादेश सिर्फ जीता नहीं जाता, बल्कि उसे जनता की जरूरतों की गहरी समझ के माध्यम से कमाया जाता है, उसे अर्जित करना पड़ता है। और आखिर में मैं आपके लिए ये सवाल छोड़कर जा रही हूँ, क्या 1.17% का ये मामूली अंतर एक जनादेश है या ये मतदाताओं का एक संदेश है? एक संदेश कि उनका भरोसा सशर्त है और उसे हर रोज लगातार जीतना होगा।